This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड बैलेंस शीट लायबिलिटी मेथड और दूसरा मेथड इनकम स्टेटमेंट मेथड। इन बैलेंस शीट लायबिलिटी मेथड हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं विद टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटीज के साथ। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स की अमाउंट जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रिपोर्ट हो रही है। टैक्स बेस उन एसेट्स को और लायबिलिटीज को जो कंपनीज के एसेट्स और कंपनीज के लायबिलिटीज हैं उनको टैक्स रूल्स के मुताबिक जो वैल्यू उन एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटरमिन की जाती है उन्हें उसकी टैक्स बेस कहते हैं। उन एसेट्स की भी टैक्स बेस और लायबिलिटीज की भी टैक्स बेस कहते हैं। उसके लिए मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट टाइम। इसी एग्जांपल तक हमारी डिस्कशन हुई थी। लेट्स सपोज एक प्लांट है, उसकी कॉस्ट है 100 मिलियन, अकाउंटिंग accumulated depreciation 50 million, cost 100, accumulated depreciation 50 million, carrying amount 50 million। अब इस एसेट को टैक्स के मुताबिक क्या वैल्यू असाइन की गई है, इसकी क्या वैल्यू एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, वो उसकी टैक्स बेस कहलाएगी। उसके लिए हमने कहा लेट्स सपोज एसेट की कॉस्ट तो 100 ही है, वो तो चेंज नहीं है, बट टैक्स डेप्रिसिएशन 70 मिलियन है। अब टैक्स WDV जो आप लोग मुझे कल बता रहे थे, टैक्स WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, वो इसकी टैक्स बेस है। यहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक सब बातें आपको क्लियर हैं? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे अकाउंटिंग एंड टैक्स, पहली बात दोनों की सेम ट्रीटमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा सुन लीजिए। ट्रीटमेंट क्या है? दोनों की सेम, अकाउंटिंग की भी और टैक्स की भी। अगर दोनों की सेम ट्रीटमेंट हो, आपके टैक्स बेस, टीबी लिख रहा हूं, टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। टैक्स बेस किसके इक्वल होगी? कैरिंग अमाउंट।
पहली बात, पहला उसूल समझ में आ गया, पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया। अगर अकाउंटिंग और टैक्स वाले की वर्किंग ही सेम है, अगर दोनों की सेम ट्रीटमेंट है, सेम वर्किंग है, सेम रूल्स हैं, तो भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम होगी। अच्छा, अब अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट है या डिफरेंट वर्किंग है, वर्किंग लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में आपको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। आपको टैक्स बेस कैलकुलेट करनी है, कंप्यूट करनी है, डिटरमिन करनी है टैक्स रूल्स के मुताबिक। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस भी कर देता हूं। इसकी एग्जांपल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक और टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स रूल्स के मुताबिक। याद रह जाएगी आपको बात। फर्स्ट वन एग्जांपल, इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स। अभी दो एग्जांपल्स काफी हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, उसमें बचे अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करनी है आपको, और बचे टैक्स अमोर्टाइजेशन, टैक्स रूल्स के मुताबिक आपको कैलकुलेट करनी। थर्ड वन बचे कंफ्लिक्ट आ गया अकाउंटिंग में और टैक्स में। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या है? कंफ्लिक्ट का मतलब है डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम। आपको पता है दो अकाउंटिंग सिस्टम, एक कैश बेस है और दूसरा अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। कैश बेस सिस्टम कहता है आपने एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअली आप पेमेंट करोगे, और रेवेन्यू आपने तब रिकॉग्नाइज करना है जब आपको एक्चुअली रिसीव हो जाए। अक्रूवल कहता है नहीं, एक्सपेंस जब इंकर करें तब रिकॉर्ड कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई। रेवेन्यू आपको रियलाइज हो जाए, आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है, वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट। आपको कैश में मिला या नहीं मिला, रियलाइज हो गया, इनकम बनाए। एक्सपेंस आपका इंकर हो गया, चाहे आपने पेमेंट की या नहीं की, रिकॉर्ड करें, अप्रूवल सिस्टम। बट कैश वाला कहता है नहीं, जब एक्सपेंस एक्चुअली पे होगा तब आपने एक्सपेंस बनाना है, और जब इनकम एक्चुअली रियल आपको रिसीव्ड हो जाए इन कैश तब आपने इनकम बनाना। तो कंफ्लिक्ट आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या करना, इस सिचुएशन में याद रखिएगा टैक्स बेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस केस में आपकी टैक्स बेस किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। आपने टैक्स बेस किसके इक्वल कर देनी है? 0 के इक्वल कर। देखे ना, आपने आपने एक गौर करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में ना जाइएगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, आपको ये बात समझ में आती जाएगी। बट बहरहाल मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। सैलरीज एक्सपेंस है,
एंट्रीज क्या पोस्ट किया आपने? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 100 रुपीज से 100 रुपीज से। बच्चे असेसमेंट क्या? इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लायबिलिटी। कौन सा सिस्टम है? कैश बेस्ड सिस्टम है या अक्रूवल सिस्टम है? अक्रूवल सिस्टम। अप्रूवल है सर। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तहजीब बच्चे अब जरा मुझे आपने बताना है ये कॉन्सेप्ट। टैक्स का सिस्टम है कैश बेस्ड सिस्टम। रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2020। बताइएगा इस लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट तो 100 है। टैक्स बेस क्या होगी? क्या टैक्स वाला इस लायबिलिटी को मानता है? वो कहता है एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअली पे हो जाए। क्या वो लायबिलिटी को मानता है? नहीं मानता। तो इसका मतलब उसने लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं की। इसकी लायबिलिटी क्या हो रही होगी थी? इसके मुताबिक 0। समझ आ गई ना बच्चे बात? अब तहजीब साहब का या किसी बच्चे का मैसेज आया है कि स्क्रीन स्टक हो रही है आपकी। ठीक है जी बच्चे, मुझे बताइएगा बच्चे क्या सर ठीक है स्क्रीन आपकी। प्रॉब्लम है? जी, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, बिल्कुल सही हो गया जी। मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कन्फ्लिक्ट। बच्चे डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम, एक है कैश बेस्ड सिस्टम और दूसरा अक्रूवल सिस्टम। कैश बेस्ड सिस्टम कहता है एक्सपेंस आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आप पेमेंट करेंगे, और इनकम को आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आपको पैसे रिसीव हो जाए। अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कैश पे पेमेंट आप करें या ना करें, एक्सपेंस आपका इनकर हो गया, आपने एक्सपेंस बना लेना है। रेवेन्यू आपको रियलाइज हो जाए, आपने उसे इनकम बना देना है, चाहे आपको एक्चुअली कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुई। अब ये कंफ्लिक्ट आ गया। अब अकाउंटिंग वाला एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, टैक्स वाला किसी दूसरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, दोनों के सिस्टम ही मैच नहीं कर रहे। अब कंफ्लिक्ट आ गया इनके सिस्टम्स में। इस सिचुएशन में टैक्स बेस 0 हो जाएगी। इसकी मैंने एग्जांपल इस तरह से ली कि अकाउंटिंग वाले ने सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया रिपोर्टिंग डेट पे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई थी। टैक्स वाला कहता है सैलरीज एक्सपेंस को मैं कैश पे अलाउ करूंगा। तो क्या रिपोर्टिंग डेट पे उसने ये एक्सपेंस माना? उसने लायबिलिटी रिकॉर्ड की? नहीं, ना उसने एक्सपेंस माना ना ही उसने लायबिलिटी रिकॉर्ड की। तो उसकी किताबों के मुताबिक या उसके सिस्टम के मुताबिक तो टैक्स लायबिलिटी बनती कुछ नहीं है, 0। लेकिन अकाउंटिंग के मुताबिक तो कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी क्या है? सैलरीज पेएबल की 100। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? अगर कंफ्लिक्ट इन अकाउंटिंग सिस्टम एंड टैक्स सिस्टम हो जाए तो टैक्स बेस 0 हो जाए। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स करवाता हूं सर। तहजीब बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है। आपने टैक्स कैफ 6 पढ़ा होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34 आपने पढ़े हुए होंगे। उसमें मौजूद है कि कब बिजनेस को अक्रूवल सिस्टम या कैश सिस्टम अलाउ होगा, किन कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करेंगे और किन के लिए ऑप्शनल है। वो अगर कैश सिस्टम अप्लाई करना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं, अक्रूवल करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। ठीक है ना? तो ये हमेशा ये जरूरी नहीं, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपको खुद बताएगा ये इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ना बताए, एग्जामिनर हर इंफॉर्मेशन आपको विवर्डली प्रोवाइड करेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपका पेपर रिपोर्टिंग 2 का पेपर है, टैक्स का पेपर नहीं है। आपको उसूल खुद बताएगा
एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। सही हो गया जी बच्चे? जी बच्चे। सर अच्छा बच्चे, जी जी सर अगर टैक्स सिस्टम अक्रूवल पे होता तो फिर तो उसकी लायबिलिटी आनी थी ना, देखिए, लेकिन आपने कहा अकाउंटिंग का कंपनी सिस्टम मेजोरिटी या ज्यादातर अकाउंटिंग का सिस्टम अक्रूवल सिस्टम ही होता है। टैक्स का सिस्टम अक्रूवल सिस्टम भी हो सकता है और टैक्स का सिस्टम कैश बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है। अगर टैक्स का सिस्टम अकाउंटिंग का सिस्टम से डिफरेंट हुआ तो टैक्स बेस 0 हो जाएगी। आपने ये बात याद रखी। अभी हम 2 इलस्ट्रेशंस करते हैं आईएफआरएस की, बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, अभी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी। अब हम 4th वन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है परमानेंट डिफरेंस। अगर परमानेंट डिफरेंस हो, अगर क्या हो, परमानेंट डिफरेंस, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल हो जाए। ऐसा क्यों करना है, इसकी रीजन समझाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है, मैंने अभी आपके साथ टेम्परेरी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अभी परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा ना, परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट वही समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना बच्चे? तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपने उसूल याद रखना है। अगर टैक्स की और अकाउंटिंग की सेम वर्किंग, सेम ट्रीटमेंट, कुछ फर्क नहीं, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल, और अगर परमानेंट डिफरेंस आ जाए तब भी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल होगी। अब डिफरेंट वर्किंग है तो कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करो, और टैक्स की WDV या टैक्स की कैरिंग अमाउंट या टैक्स की टैक्स बेस एसेट्स की लायबिलिटीज की, वो टैक्स के रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट कीजिएगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अकाउंटिंग सिस्टम और टैक्स सिस्टम दोनों में डिफरेंस है, टैक्स बेस 0 हो जाए। ठीक है जी बच्चे? इससे पहले कि हम फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, हमें 2 इलस्ट्रेशन, 2 एग्जांपल्स डिटेल डिस्कस करनी है। सर ये परमानेंट डिफरेंस में टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट होगा? जी बच्चे बिल्कुल, टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी बच्चे? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपके सामने। इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, गौर से सुनिएगा बच्चे इसको। एग्जाम्पल नंबर 10, बल्कि अगर मुझे आप 1 मिनट दे दीजिएगा तो मैं मेरे लिए भी सहूलत हो जाएगी, आपके लिए भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, ये आपके सामने एग्जाम्पल है 10। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। तवज्जो करनी है आपने।
करंट लायबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस है, एक्रूड एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस पेएबल, और उनकी कैरिंग अमाउंट है 100। टैक्स की वर्किंग बताने लगा, टैक्स की ट्रीटमेंट बताने वाला है। ये रिलेटेड एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स बेस पर्पस ऑन कैश बेसिस। अब अकाउंटिंग का उसूल है अक्रूवल, और टैक्स वाला मान रहा है कैश को। मुझे बताइएगा इस केस में टैक्स बेस किसका इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी शाबाश, सर। टैक्स बेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है बच्चे, सब लोग अब पढ़ते हैं जरा। ये देखिएगा, टैक्स बेस ऑफ द एक्रूड एक्सपेंसेस नील। शेराज के साथ मसला है, ये वो कह रहे हैं कि स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोगों के साथ भी आ रही है? नो सर, नहीं आ उनके रही। रिज्वाइन कर ले सर, इनका नेट इशू है। उनके नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उनको फिर मैसेज कीजिएगा आप में से कोई। अच्छा बच्चे, सेकंड वन एग्जांपल, करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव किया, उसकी कैरिंग अमाउंट है 100। अब याद रखिएगा अकाउंटिंग का सिस्टम है अक्रूवल। रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, टैक्स वाला कैश बेसिस, अकाउंटिंग वाला अक्रूवल सिस्टम। टैक्स बेस बताइएगा मुझे। 0 होगी। अगेन 0। ये देखिएगा, अगली लाइन पढ़ लें, टैक्स बेस ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 0। ये भी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? ये स्टैंडर्ड की, ये देखिए मैंने स्टैंडर्ड का रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है, IAS 12 उसका पैरा 8 है। ये एग्जांपल्स उसमें मौजूद हैं। अच्छा जी बच्चे, अब थर्ड वन, ये एग्जांपल करंट, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड accrued expenses, accounting accrual system, carrying amount 100, related expense has already been deducted for tax purpose। टैक्स वाले ने भी खर्चा बना लिया, इसका मतलब टैक्स वाला भी अक्रूवल को मान रहा है। सेम ट्रीटमेंट। बताएं टैक्स बेस किसके इक्वल होगी? सर कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 ही 100 हो होगी सर। जाएगी। शाबाश, टैक्स बेस ऑफ द accrued expenses is 100। आपको बात समझा पाया हूं? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, अब फोर्थ वन, ये वही कॉन्सेप्ट। जी बच्चे, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, टैक्स वाले ने कभी भी इजाजत नहीं देनी, परमानेंट डिफरेंस है। कैरिंग अमाउंट है 100। अब देखें, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल। याद रखना ये सेंटेंस वो यूज करता है परमानेंट डिफरेंसेस के लिए, डिडक्टेबल है ही नहीं। रूल मुझे बताइएगा, रूल के मुताबिक टैक्स बेस की अमाउंट किसके इक्वल होगी? कैरिंग अमाउंट के सर 100 आएगा। शाबाश, टैक्स बेस किसके इक्वल है? कैरिंग अमाउंट के। टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल है। कैरिंग अमाउंट अगर 100 है तो टैक्स बेस भी कितनी हो जाएगी? 100 होगी सर। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। लास्ट वन, अब लास्ट वन कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइएगा, एक साहब हैं ये ए, दूसरे साहब, हम बैंक को डील ही नहीं करेंगे, अल्लाह माफ करे, बैंक के साथ जरूर हमने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है लोन वाली। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये साहब, इन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई, ये ए के पास गए और इन्हें जाके रिक्वेस्ट की कि मुझे पैसे दीजिएगा कुछ मुद्दत के। इन्होंने इनको लोन प्रोवाइड कर दिया। अब ए बताइएगा अपनी किताबों में एंट्री क्या पोस्ट करेंगे?
जी, ए ने लोन रिसीव किया है, ये कैश टू बोरोअर लायबिलिटी। और बी लेंडर। बच्चे एंट्री बताइएगा। एंट्री, जी शाबाश, बिल्कुल ठीक फरा बच्चे, बिल्कुल सही बताया आपने। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और लोन पेबल लायबिलिटी को या लोन की अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब एक तरफ तो बच्चे एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या इसकी वजह से कोई इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा? नो सर। टैक्स नो सर। कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। टैक्स इंप्लीकेशन तब बनेगी जो पाकिस्तान का उसूल है। पाकिस्तान के उसूल के मुताबिक क्या है, अगर आपने टैक्स इन कैश रिसीव किया, अदर देन बैंकिंग चैनल रिसीव किया, वो कहता है ये आपकी इनकम बना दूंगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दूंगा, तब है। अदरवाइज कोई टैक्स इंप्लीकेशन इसकी नहीं है। अब पढ़ना है जरा ये कॉन्सेप्ट, फिफ्थ वन मेरे साथ। अ लोन पेएबल, उसकी कैरिंग अमाउंट है 100, लोन की रीपेमेंट हैव नो टैक्स कंसीक्वेंस। बताएं मुझे, इसकी कोई फर्क आया? अकाउंटिंग वाले का टैक्स वाले के साथ कोई फर्क नहीं है। तो बताएं मुझे इस सिचुएशन में टैक्स बेस क्या होगी? सेम ट्रीटमेंट है, टैक्स शाबाश, बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल। जी सर, कैरिंग अमाउंट इक्वल आएगी। इक्वल हो जाएगी। तो टैक्स बेस ऑफ द लोन इज 100। ठीक हो गया जी बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमें डिस्कस करनी है। ये एग्जांपल सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दूं, ये सेकंड वन। जी बच्चे, मैं सेकंड वन दोबारा बताता हूं बच्चे। अच्छा बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट एडवांस में अगर रिसीव कर लिया जाए तो लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी की अमाउंट अकाउंटिंग के उसूल के मुताबिक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 रुपीज आ रही है। बट टैक्स वाला कहता है कि ये इंटरेस्ट रेवेन्यू आपका उस वक्त टैक्स बन जाएगा, उस पे टैक्स ले लिया जाएगा जब आपने कैश रिसीव किया। इसका मतलब वो इसी साल हमसे टैक्स ले लेगा। लेकिन अकाउंटिंग वाला टैक्स कब, अकाउंटिंग वाला अपनी किताबों में कब इनकम शो करवाएगा? वो तो अगले साल, जब आपकी इनकम रियलाइज होगी, आपको चाहे आज रिसीव हो गई है। अब टैक्स वाले ने इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं माना, उसने इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं बनाया, या उसने इसको एडवांस में रिसीव लायबिलिटी नहीं बनाया हुआ, क्योंकि वो इस अक्रूवल सिस्टम पे चल ही नहीं रहा। वो तो किसको फॉलो कर रहा है? वो कैश बेस्ड सिस्टम को। तो इसकी दोनों एंट्रीज पोस्ट करके मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग वाले ने क्या किया? अकाउंटिंग वाले ने एंट्री पोस्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट किया और एडवांस इंटरेस्ट इनकम को बच्चे क्रेडिट कर दिया। 100 रुपीज से इसको डेबिट किया, 100 रुपीज से इससे डेबिट किया। एसेट बढ़ गया, साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई। ये अक्रूवल सिस्टम है। अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड टैक्स वाले ने तो इनकम बना दिया हुआ, क्या उसकी किताबों में ये 100 रुपीज से लायबिलिटी शो हो रही है या नहीं हो रही? सर नहीं हो रही होगी सर। शाबाश, नहीं हो रही। तो जब लायबिलिटी शो नहीं हो रही तो टैक्स बेस किसके इक्वल होगी? जीरो के के। इक्वल होगी सर। बट कैरिंग अमाउंट कितनी है? अभी हमने कैलकुलेट की, कैरिंग अमाउंट तो 100 है। 100। समझ आ गई? अब डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिस्टम है अक्रूवल सिस्टम, टैक्स का सिस्टम है कैश सिस्टम। जब दोनों के सिस्टम में कंफ्लिक्ट आ जाए तो फिर क्या हो जाएगी बच्चे? टैक्स बेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब पढ़िएगा इस सिचुएशन को। अब बी पॉइंट पढ़ लीजिए। जी बच्चे, अब क्लियर हो गया आपको? जी ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, अब एग्जाम्पल 12 दिए, इसको डिस्कस करने वाला हूं।
एक मशीन की कॉस्ट है 100 रुपीज, टैक्स पर्पस से इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 30। जी बिल्कुल, हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन द करंट एंड प्रायर पीरियड and remaining cost will be deductible in future period either as depreciation or through a deduction on disposal। ये तो IAS 16 जैसे कहता है वैसे ही टैक्स वाला भी बता रहा है। revenue generated by using the machine is taxable, any gain on disposal of the machine will be taxable or any loss on disposal will be deductible for tax purpose। आपने टैक्स बेस कैलकुलेट करनी है, कहता है 100 रुपीज कॉस्ट है, टैक्स की डेप्रीसिएशन है 30 रुपीज, आप हमें बता दें टैक्स बेस कितनी बनती है, 70 टैक्स बेस बनती है। अब देख ले उसने टैक्स बेस कैलकुलेट करके हमें बता दिया 70 ही बन रही है। ठीक हो गया जी बच्चे। जी नेक्स्ट सेकंड वन, इंटरेस्ट रिसीवेबल has a carrying amount of 100। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है 100। अक्रूवल सिस्टम है कैश सिस्टम है, बताना है मुझे जल्दी से। रिसीवेबल पे Accrual है focus- sir। सभी लोगों का जवाब मुझे आना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट 100 है, अक्रूवल से शाबाश राबिया बिल्कुल ठीक हो गया, अक्रूवल बेस सर। बिल्कुल ठीक हो गया हसनैन साहब जी, ठीक हो गया जी हफ्सानूर, सब बच्चों को पता चल गया जी अक्रूवल सिस्टम। अच्छा बच्चे, रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। टैक्स वाले का सिस्टम कौन सा है? कैश बेस सर। टैक्स बेस किसके इक्वल होगी? कैरिंग अमाउंट के सर। टैक्स बेस जीरो। जीरो हो गया सर, जीरो। जी सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक हो गया। अब थर्ड वन, ट्रेड रिसीवेबल has a carrying amount of 100, receivable accrual system, related revenue has already been included in taxable profit। इसका मतलब है ये भी accrual system पे, क्योंकि उसने भी इनकम बना दिया हुआ है। टैक्स वाला भी accrual system को फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग का भी accrual system है। टैक्स बेस किसके इक्वल हो जाएगी? 100 सर कैरिंग अमाउंट के सर। कैरिंग अमाउंट which is equal to 100। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, दो पॉइंट्स रह गए हैं इसके, वो पॉइंट्स देख लीजिएगा जी। ये डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी हैव अ कैरिंग अमाउंट 100। डिविडेंड रिसीवेबल अक्रूवल, डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल, परमानेंट डिफरेंस। डिविडेंड पे टैक्स लगना ही नहीं है। परमानेंट डिफरेंस बताइएगा बच्चे मुझे। टैक्स बेस 0 से इक्वल हो जाएगी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। और फिफ्थ पॉइंट वही है जो मैंने लोन का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया, इसको आप दोबारा से खुद से पढ़ लीजिएगा। पढ़े जरा जल्दी से, अभी पढ़े सर। जी बच्चों। सर आपने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें पॉइंट नंबर 2 में सर आपने बताया डिफरेंट ट्रीटमेंट है टैक्स वाले का और अकाउंटिंग वाले का। तो सर जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो सर ये सेम नहीं हो जाते दोनों में? उनका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट ही है। डिफरेंट ट्रीटमेंट ये है ना, डिफरेंट वर्किंग का मतलब ये है, डिफरेंट वर्किंग के अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज डिफरेंट है और टैक्स वाले की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की पॉलिसीज डिफरेंट है, लेकिन जो सिस्टम है दोनों का वो सेम है। वो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, वो भी चार्ज करेगा, लेकिन दोनों के रेट्स डिफरेंट है, वर्किंग डिफरेंट है, सिस्टम सेम है। अब बात समझ में आई सर ठीक हो गया सर। यस सर क्लियर। ठीक हो गया। बच्चे इसका कोई टैक्स सीक्वेंस नहीं है फरा, बच्चे इसका कोई टैक्स का सीक्वेंस नहीं है। लोन रिसीवेबल है, इसकी वजह से इनकम पे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसकी वजह से कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं बनना।
जी सर ये जो फिफ्थ पॉइंट लोन वाला ये जरा रिपीट कर दीजिए। जी मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चे, जरा सुन लीजिएगा दोबारा से मेरी बात, मैं आपके साथ यहाँ पे ही डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल, अब हम बात कर रहे हैं ए ने लोन दिया बी, बी ने लोन दिया ए को। बी अपनी किताबों में क्या एंट्री पोस्ट करेगा? वो एंट्री पोस्ट करेगा लोन रिसीवेबल डेबिट और बैंक और कैश क्रेडिट। और कितने से बचे? 100 से ये डेबिट, 100 से ये क्रेडिट हो गया। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, क्या इस एंट्री का टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा? सर अगर इंटरेस्ट रेट हो तो फिर हाँ वो अज्यूम करें ना, वो तो अकाउंटिंग के उसूल है ना, टैक्स के उसूल है। उसके अलावा क्या इस एंट्री का टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? टैक्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है कि नो सर। टैक्सेबल नो प्रॉफिट सर, इस बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों बैलेंस शीट की आइटम्स है, इंक्रीज इन एसेट भी, डिक्रीज इन एसेट भी, इसका कोई टैक्स कंसीक्वेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या लोन रिसीवेबल की टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ये बात हमें क्लियर भी हो जाए। सर जी सर इसका मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का उसकी वजह से कोई टैक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं ना? जी इंटरेस्ट की वजह से तो बनेगी, उसकी तो हमने दो जगहों पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट पेएबल में भी किया और एक इंटरेस्ट रिसीवेबल में भी किया। ये लोन की अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट में तो इंपैक्ट आएगा, उससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि अकाउंटिंग का और टैक्स का सिस्टम सेम है या डिफरेंट है। जी बच्चे, अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर, क्लियर हो गई। जिस बच्चे ने सवाल पूछा था उसको भी बच्चे क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेफर टैक्स के डिस्कस किए। अब डेफर टैक्स का अभी भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करना है, फिर हम उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देंगे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखने हैं। पहला रूल कैरिंग, मैं ये बात कर रहा हूं, ये रूल जो मैं लिख रहा हूं 1 to 2, ये मैं एसेट्स के लिहाज से लिख रहा हूं, याद रखनी है अपनी ये बात। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ग्रेटर देन हो टैक्स बेस, एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो, ये डिफरेंस हमारा कहलाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इस सिचुएशन में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बच्चे बनेगी। दूसरा, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस हो, इस सिचुएशन में बच्चे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस
और बचे डेफर्ड टैक्स एसेट बचे अराइज हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, सेकेंडली लायबिलिटी के केस में बचे थर्ड वन, carrying amount of liability greater than tax base of liability, deductible temporary difference, deferred tax asset. Fourth one, carrying amount of liability less than tax base of liability, taxable temporary difference, deferred tax liability. आपके लिए इन सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने एक उसूल तो अपने साथ बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वो ये पहले वाला उसूल, बाकी हम एडजस्ट करके याद कर लेंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और आपको पता ही है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से क्या राइज होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी राइज। आपको फ्यूचर में कोई टैक्स बेनिफिट मिलना है, जब फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट मिलना है तो उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। जब टैक्स देना पड़ेगा तो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगा, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब एग्जाम में बैठ के आपके लिए ये रूल की बेस पे फैसला करना कि ये लायबिलिटी बनेगी एसेट बनेगा बड़ा मुश्किल है। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में बैठ के कि आप ये सोचते रहे। एग्जाम में बैठ के आपने ये रूल्स अप्लाई करने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आपने क्या कंपेयर करना है, आपने देखना है कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट आपका बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। बट एग्जाम में आपने कंपैरिजन क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट टैक्स बेस के साथ कंपेयर करना है। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से बच्चे डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होता है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा बच्चे ये देखिएगा, ये एज इट इज रूल मेंशन भी हुए हैं, ये की पॉइंट। एसेट्स के केस में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी के केस में कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस होगी तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इसी तरह से डेफर्ड टैक्स एसेट के भी उसूल लिखते हैं। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, वन बाय वन रूल पढ़ते जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। आज तो मुझे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से बातें स्टार्ट करनी है, इस वजह से बच्चे मैं आपके साथ पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाला। सर क्लास कितने बजे ओवर होगी? सर जुम्मा है आज। एक्सक्यूज मी सर, सर ये वर्किंग शो कीजिएगा जरा। सर वो जो नोट्स पे लिखा हुआ है वहां पर तो ये सेकंड पॉइंट में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं लिखा हुआ। बच्चे वो दूसरा था लायबिलिटी के केस में, आप ये देखिएगा ये लायबिलिटी है, मैंने यहाँ पे दोनों एसेट्स के लिए कंबाइन कर दिए हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक है। थैंक यू। आज फ्राइडे है। जी सर।
यस सर, आज जुम्मतुल मुबारक है सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बच्चे, एक क्वेश्चन बस ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जुम्मे के लिए निकल रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, motor vehicle worth rupees 100,000 are purchased in year 1 and are dispatched at 25% on straight line basis. However, tax department is going to allow depreciation as per following pattern. Year 1 में 40,000, year 2 में 30,000, 3 में 20,000 और 4 में 10,000, और अकाउंटिंग प्रॉफिट है 100,000 का फॉर ईच ईयर, और इनकम टैक्स का रेट है 30%। अब आपको कैलकुलेट करना है टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दोनों कैलकुलेट करना। ठीक है, बस इतनी वर्किंग करेंगे, बाकी इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम कल इंशाल्लाह कर देंगे। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और लास्ट वन ईयर 4। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है रुपीस में। अच्छा बच्चे, सबसे पहले अकाउंटिंग या प्रॉफिट बिफोर अभी मैंने फॉर्मेट की बातें नहीं लिखी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहा हूं। इसमें से बच्चे हमें लेस करना है टैक्स एक्सपेंस को। टैक्स एक्सपेंस में बच्चे करंट टैक्स, और सेकंड वन बचे डेफर्ड टैक्स। टोटल टैक्स एक्सपेंस और लास्ट पे बचे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में गिवन है, पढ़िएगा। हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल 100,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है। अब हमें करंट टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, उसके लिए मैं वर्किंग नंबर 1 करने वाला हूं। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 में सबसे पहला काम हमें लेना है अकाउंटिंग प्रॉफिट। बिल्कुल उसी तरह से ईयर 1, 2, 3 एंड 4। अकाउंटिंग प्रॉफिट है पहले साल 1 लाख रुपए का, दूसरे साल भी 1 लाख रुपए का है, तीसरे साल भी बचे 1 लाख रुपए का, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर बचे वो भी 100,000 का। अब हमें इसमें ऐड करना है इनएडमिसिबल एक्सपेंस को। आपके साथ उसूल मैंने डिस्कस किया था पहली क्लास में, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को टैक्स वाला नहीं मानता, वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को टैक्स वाला नहीं मानता, वो इनएडमिसिबल है। आप याद कीजिएगा, मैं आपको ये शो भी करवा देता हूं। ये देखिएगा, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इनएडमिसिबल है, ऐड बैक कीजिएगा, और टैक्स की डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है, डिडक्ट करनी है। जी बच्चे, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर
अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन। बच्चे अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने कैलकुलेट करनी है 25%। ये देखिएगा ये रेट गिवन है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन बता दें मुझे 25%, 25,000 एड बैक। सेकेंड ईयर भी बचे 25,000, इसको भी एड बैक कर दिया। थर्ड ईयर भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस है। और फोर्थ ईयर भी बचे 25,000। किसी बच्चे को ये कोई कंफ्यूजन हो देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। 100,000 एसेट की कॉस्ट है क्योंकि एसेट खरीदा भी कितने का गया 100,000। मोटर व्हीकल वर्थ ₹100,000 आर परचेज इन ईयर 1 एंड आर डेप्रिशिएटेड। ये डिस्पैच का वर्ड लिखा हुआ है, डेप्रिशिएटेड एट 25% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और देखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट 100,000 फॉर ईच ईयर एंड इनकम टैक्स का रेट 30%। तो अब बचे 100,000 का 25% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा बच्चे इसमें से डिडक्ट करना है, लेस करना है, सॉरी एडमिसिबल एक्सपेंस। एडमिसिबल एक्सपेंस टैक्स की डेप्रिसिएशन। टैक्स की डेप्रिसिएशन देखिएगा एग्जामिनर ने हमें पूरी क्वेश्चन में बताई हुई है। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 30,000, थर्ड ईयर 20 और लास्ट वन 10। बच्चे फर्स्ट ईयर 40,000 एडमिसिबल एक्सपेंस है, डिडक्ट करना है। सेकेंड ईयर बच्चे 30,000 डिडक्ट करेंगे। थर्ड ईयर 20,000 इसे भी डिडक्ट करना है। और लास्ट ईयर बच्चे 10,000। आप सब लोग जल्दी जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बताइएगा बच्चे। फर्स्ट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट की जी, फर्स्ट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर जी बच्चे ठीक हो गया 85,000 फर्स्ट ईयर। सभी लोग जल्दी जल्दी से। सर सेकंड ईयर 95,000, थर्ड ईयर 105 जी और फोर्थ ईयर 115। 115। अच्छा बच्चे अब इस पे रेट अप्लाई करना है आपने, तो क्या कैलकुलेट करना है करंट टैक्स। और रेट क्या है एट द रेट ऑफ 30%। अप्लाई करें 85,000 पे 30%। 25,500। 25,500 शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया। 28,500। 28,500। 31,500। 31,500। 34,500। 34,500। बच्चे करंट टैक्स की फिगर हमने कंप्यूट कर दी। फर्स्ट वन के केस में 25,500, सेकेंड वन केस में बचे 28,500, थर्ड वन सिचुएशन में 31,500 और लास्ट वन बचे 34,500 करंट टैक्स की फिगर। सर ये 35,500 नहीं था, ये थर्ड वाला, सर कंफर्म कर लें। जी सर। सर 31,500 ये 31। अच्छा बच्चे अब हम वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेट करने वाले हैं, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए बच्चे हम कंपैरिजन करेंगे कैरिंग अमाउंट का टैक्स बेस के साथ। टाइम हमारा कम रह गया, जुम्मे का टाइम हो गया हुआ है, अब इससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकूंगा। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को अब हम कल मुकम्मल करेंगे। कल के लिए भी माजरत, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा बच्चे।